हाय स्टूडेंट्स, 12th क्लास के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और इस दूसरे वीडियो में हम बहुत ही आसानी से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है हमको, ये पहले हम लोग समझ लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि कितना पढ़ना है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कट गई हैं, बहुत ही कम बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शार्ट है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड कितने होते हैं? 3। एक होता है चालन बैंड, संयोजी बैंड और निषिद्ध बैंड। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग चालक, कुचालक और अर्धचालक। फिर अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। निज अर्धचालक, जिसको शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, और दूसरा वाला बाह्य अर्धचालक, और इसको कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है। अब फिर देखेंगे बाह्य अर्धचालक यानी अशुद्ध अर्धचालक के प्रकार। ये होता है एन टाइप का अर्धचालक, दूसरा पी टाइप का अर्धचालक। तो फिर इसके बाद देखेंगे कि पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड क्या होता है, अवक्षय परत कैसे बनती, क्या होता है। ठीक है। इसके बाद फिर पीएन संधि डायोड के बाद हमको देखना है अग्रभिन्नत क्रम। पीएन संधि डायोड का अग्रभिन्नत क्रम, फिर पीएन संधि डायोड का पश्चाभिन्नत क्रम। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक एक और है, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में और अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो पहले हम लोग अर्ध तरंग पढ़ेंगे, फिर पूर्ण तरंग। बस इतना ही है, इतना ही तैयार कर लेंगे आप, 8 नंबर कंप्लीट। ठीक। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले देख लेते हैं परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऊर्जा के बैंड। देखिए परमाणु के बारे में आप लोग जानते होंगे क्या? जानते ही हैं क्या? परमाणु का आकार गोलाकार होता है। केंद्रीय भाग में क्या होता है? केंद्रीय भाग में क्या होता है भाई? नाभिक होता है, जहां की धन आवेश होता है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया नाभिक। और इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये भी जानते हैं, है ना। और इसकी ऊर्जा निश्चित होती है, इसलिए इसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। और बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी दूसरे परमाणु से क्या करते हैं? संयोग करते हैं, यानी जुड़ते हैं। इसीलिए इसी को क्या कहते हैं? संयोजी कोश। इसको कहते हैं किसको? बाहरी कोश को। तो मान चलते हैं हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में और दूसरे मान लो 8 है। 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ चलिए मान लेते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन, या चाहे जो मान लो। तो ये हो गया बाहरी कोश, और इसी को क्या कहते हैं? संयोजी कोश। और इसी को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सीधे सीधे संयोजी बैंड किसे कैसे कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में होते हैं उसे संयोजी बैंड कहते हैं। बस। क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? बाहरी कोश वाले इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में होते हैं उसी को संयोजी बैंड कहते हैं। आई बात समझ में? वाह। चलिए, संयोजी बैंड हो गया। अब संयोजी बैंड से उच्च ऊर्जा स्तर वाला जो होता है, संयोजी बैंड से उच्च ऊर्जा स्तर जो सामान्यतः खाली होता है, इस ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो उसका नाभिक के प्रति आकर्षण बहुत कम हो जाता है। स्वतंत्र रूप से, अनियमित रूप से ये घूमने लगता है। इसका आकर्षण यहाँ से खत्म हो गया, ये दूर आ गया, और यहाँ जो है बहुत कम समय 10⁻⁻8 सेकंड तक रुककर पुनः जो है अपने स्थान पर आ जाता है, यानी संयोजी कोश में आ जाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गए? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? चालन बैंड में। किसमें? चालन बैंड में। ये हो गया क्या? चालन बैंड। और ये दूसरा संयोजी बैंड। तो इसको क्या कहेंगे? चालन बैंड, है ना। और ये क्या है? संयोजी बैंड। ठीक। ये 2 बैंड हो गए। अब देखिए संयोजी बैंड एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। संयोजी बैंड क्या होते हैं? बाहरी कोश, संयोजी कोश, है ना। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं, इसे संयोजी कोश कहेंगे। तो संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में होते हैं वही संयोजी बैंड हो गया।
ठीक है। चलिए अब संयोजी बैंड के बाद क्या कहेंगे, संयोजी बैंड से उच्च ऊर्जा स्तर वाला ऊर्जा स्तर जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे चालन बैंड कहते हैं। अब संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल जो होता है, ये स्थान ऊर्जा अंतराल, देखिए संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो अंतराल होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, निषिद्ध बैंड। तीनों बैंड समझ में आ गया कि नहीं भाई, नहीं आया? चलिए कुछ लोगों को आया, कुछ लोगों को नहीं आया। जिनको नहीं आया फिर समझिए। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, अब हम प्रश्न करेंगे। आपको आ गया फिर भी कंफ्यूजन लग रहा है कि कंफ्यूजन, बिल्कुल आ रहा है, समझिए। परमाणु के बाहरी कोश को क्या कहते हैं, संयोजी कोश। संयोजी कोश क्यों कहते हैं, क्योंकि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही किसी दूसरे परमाणु से संयोग करते हैं, है ना, तो ये संयोजी कोश हो गया। संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं उसी को हम संयोजी बैंड कहते हैं। अब संयोजी बैंड से उच्च ऊर्जा स्तर वाली जो ऊर्जा स्तर होता है वहां पर सामान्यता खाली होता है। चालन बैंड जो होता है वो सामान्यता खाली होता है। कहाँ होता है, संयोजी बैंड से उच्च ऊर्जा स्तर वाला होता है, ये सामान्यता खाली होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां पाए जाएंगे उसको हम कहेंगे चालन बैंड। आ गया समझ में? अब फिर संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते हैं, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाने के लिए जिसे जो है पार करके जाते हैं, यानी निषिद्ध बैंड को पार करके ही चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। निषिद्ध बैंड समझ में आया? पहली बात, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल होता है। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में जाते हैं तो निषिद्ध बैंड को पार करके ही चालन बैंड में पहुंचते हैं। बस इतना बहुत है, ठीक है। इसी के आधार पर अब हम लोग देखेंगे चालक, कुचालक, कुचालक के बाद अर्धचालक, ठीक है। तो देखिए चालक क्या होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए ये छोटा सा यही हम बनाते चलते हैं। चालक क्या होता है, चालक आप परिभाषित करिए, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण वो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो वो चालक होता है। तो जो चालक पदार्थ होता है, इसको मिटा दें क्या, चलिए इसको मिटा देते हैं, आप इसको समझिए। इन बैंडों के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक समझते हैं। तो चालक क्या होता है, वे ठोस पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों एक ही के ऊपर अध्यारोपित होता है, एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, अध्यारोपित होता है। ये हो गया हमारा संयोजी बैंड और ऊपर बन गया चालन बैंड, ठीक है। तो संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होता है। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, ऊर्जा अंतर बिल्कुल नहीं होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। जब ऊर्जा अंतर नहीं होता तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जब इस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो क्या हो गया, उसमें धारा का प्रवाह हो सकता है, वो चालक हो जाएगा। समझ में आया चालक? अब इसके बाद देख लेते हैं अचालक। अचालक में क्या होता है कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। ये हो गया क्या, संयोजी बैंड, और इसी के ऊपर लिख देते हैं हम लोग चालन बैंड, ठीक। ये ऊपर हो गया चालन बैंड। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल अधिक होता है, कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं ऊर्जा अंतर या ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतर कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होता है, ये अधिक होता है, ठीक। और जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से
नहीं पहुंच पाते हैं। तो जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये अचालक हो जाएगा। अचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है और इसमें संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से, या आसानी बिल्कुल मत डालिए, क्या कहेंगे, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये क्या हो गया? अचालक। अब इसके बाद देख लेते हैं तीसरा, अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? इसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल जो होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है। तो ये हो गया हमारा क्या लिखते हैं, संयोजी बैंड और दूसरा चालन बैंड। ठीक, तो ऊर्जा अंतर कितना होता है इसमें? ऊर्जा अंतर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है तो सामान्य अवस्था में देखिए संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है, चालन बैंड में नहीं है। चालन बैंड संयोजी बैंड से उच्च ऊर्जा स्तर वाला होता है, ये सामान्यतः खाली होता है। तो जब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंचते हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं जब कुछ ऊर्जा मिलती है, कुछ ऊर्जा दी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में पहुंच गया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, धारा का प्रवाह होगा। तो अर्धचालक जो होते हैं ये सामान्य ताप पर या कहिए परम शून्य ताप पर ये क्या होते हैं? अचालक होते हैं। अर्धचालक परम शून्य ताप पर या कह लीजिए या सामान्य ताप दाब पर ये अचालक होते हैं और विशेष ताप दाब पर संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और तब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है और इसी को हम अर्धचालक कहते हैं। ठीक, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्या हो गया? चालक। चालक में संयोजी बैंड, देखिए चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धारा का प्रवाह होता है। संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है, इसलिए संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं। तो चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए ये क्या हो गया? चालक होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अचालक में क्या होता है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो धारा भी नहीं प्रवाहित होगी, तो ये अचालक होते हैं। तो होता क्या है, ऐसा क्यों होता है? संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। तो इतना अधिक अंतराल होने के कारण संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं और जब नहीं पहुंच पाते तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण ये अचालक होता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होगा कि इसमें संयोजी बैंड, देखिए अर्धचालक सामान्य ताप दाब पर या परम शून्य ताप पर ये पदार्थ अचालक होता है। जब इसे बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है और इसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो जब ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है इसीलिए संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, तब ये क्या हो जाता है? चालक हो जाता है। तो अर्धचालक का मतलब पहले तो अचालक है, फिर बाद में चालक हो गया। मतलब पहले धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, विशेष ताप दाब पर धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ये हो गया आपका अर्धचालक। अब देखते हैं हम अर्धचालक के प्रकार। ठीक है, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2। अभी हमने बताया, एक शुद्ध अर्धचालक जिसको निज अर्धचालक कहते हैं और दूसरा बाह्य अर्धचालक यानी अशुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? वे अर्धचालक जिनमें कोई बाह्य अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिलाया गया है। बाह्य अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिलाया गया है तो वो शुद्ध है। शुद्ध अर्धचालक या अपने आप में अर्धचालक, निज अर्धचालक जिसमें कोई और बाह्य अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिलाया जाता।
समझ में आया। इसमें एग्जाम्पल में जर्मेनियम और सिलिकॉन आप ले सकते हैं। निज अर्धचालक हो गया। इसके बाद देख लेते हैं बाह्य अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक क्या होगा? वे अर्धचालक जिसमें बाह्य अपद्रव्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, वो क्या होता है? बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है। अब बाह्य अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे बाह्य अर्धचालक के प्रकार। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एन टाइप अर्धचालक, एक होता है पी टाइप का अर्धचालक। इसको मिटा के हम अच्छे से फिर से समझते हैं। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक क्या होता है कि ये समझिए कि 4 संयोजी होता है। कौन? अर्धचालक। अर्धचालक जो है ये 4 संयोजी है। ठीक। बीच में जो है इसमें क्या आएगा? बाह्य अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाएगा। अभी हमने बताया ना, क्या बताया कि बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? वे अर्धचालक जिसमें कोई बाह्य अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है। अब ये बाह्य अपद्रव्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं जो मिलाए जाते हैं। एक 3 संयोजी और दूसरा 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है। तो 3 संयोजी देखिए जब मिलाएंगे तो क्या होगा, आप खुद से डिसाइड करेंगे कौन सा एन टाइप का है, कौन पी टाइप का, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, तो यहां हम ले रहे हैं 3 संयोजी। 3 संयोजी मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है। देखिए इनके बीच बनेगा क्या? सहसंयोजी बंध। किसके बीच? अपद्रव्य पदार्थ और ये देखिए अपद्रव्य पदार्थ हो गया, और ये क्या है? अर्धचालक। ये क्या है? अर्धचालक। और ये बीच में क्या है? अपद्रव्य पदार्थ। क्या है? अपद्रव्य पदार्थ। कैसा अपद्रव्य पदार्थ? 3 संयोजी। 3 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाया गया है। ठीक। चलिए, तो अब देखिए इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है। किसके पास? अर्धचालक के पास 4 इलेक्ट्रॉन होती है। संयुक्ता इसकी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक। चारों दिखाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गए चारों इलेक्ट्रॉन इसके। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? संयोजी अपद्रव्य के। 3 संयोजी अपद्रव्य के पदार्थ के पास 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 3 सहसंयोजी बंध बन जाता है, और अपद्रव्य के पास एक जो है रिक्त स्थान रह जाता है। क्या रह जाता है? रिक्त स्थान रह जाता है। और इसी रिक्त स्थान को हम लोग कहते हैं कोटर। क्या कहते हैं? कोटर। और जहां किसके पास रिक्त स्थान रह गया है? अपद्रव्य के पदार्थ के पास, तो इसको हम लोग कहते हैं कोटर। और ये जो कोटर होता है, इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ कमी है ना। कहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है? अपद्रव्य पदार्थ के पास। तो इसको बोलते हैं हम कोटर। और कोटर होता है धन आवेशित। क्या होता है? धन आवेशित, पॉजिटिव होता है। धनावेशित यानी पॉजिटिव होता है पी टाइप। तो ये बन गया पी टाइप अर्धचालक। ठीक। इसी प्रकार से हम लोग अब बनाएंगे एन टाइप का अर्धचालक। कैसे बनाएंगे? देखिए वही चीज, 4 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ लेंगे, अब ये अर्धचालक लेंगे। जो अर्धचालक होता है वो 4 संयोजी होता है, ये बात दिमाग में रखिए। अर्धचालक के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए चारों हम दिखा देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गए अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन। अब बीच में हमको रखना है क्या? 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाएंगे। तो देखिए पहली बात तो 4 ही जो है वो क्या बनेगा? सहसंयोजी बंध बनेगा। तो 4 सहसंयोजी बंध हम लोग बना लेते हैं ये। ठीक। इस प्रकार से ऐसे ही दिखाएंगे। ये हो गया 4 सहसंयोजी बंध। और सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। तो यहाँ जो है देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब इस 5 संयोजी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो है ये बच जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया है शेष, इसी इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है
ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है धनावेशित होगा कि ऋणावेशित? इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होगा? ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होता है? ऋणावेशित। ये ठीक। और ये क्या है? अर्धचालक है, अर्धचालक है। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ भी P5 संयोजी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ हर जगह होगा। तो ये चार्ट तो बन जाएगा, 4 संयोजी बन जाएगा। एक जो है इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है किसके पास? अपद्रव्य के पदार्थ के पास। तो और यहाँ चलिए लिख देते हैं, ये अपद्रव्य पदार्थ कैसा है? 5 संयोजी अपद्रव्य है, अपद्रव्य पदार्थ। ठीक, चलिए अब देखिए ये ऋणावेशित होता है यानी निगेटिव, ये पॉजिटिव होता है कोटर। तो आवेश वाहक का कार्य कौन करता है? यहाँ आवेश को एक जगह दूसरे जगह तक ले जाने का कार्य कौन कर रहा है? कोटर। तो कोटर जो है धन आवेशित होता है, तो ये जो बना है इसको पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, पॉजिटिव। और इसमें इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिक्त हो गया है मतलब शेष रह गया है, और यही जो है आवेश वाहक का कार्य करता है, निगेटिव होता है, इसलिए ये बन गया एन टाइप अर्धचालक। अब पी टाइप अर्धचालक में देखिए यहाँ रिक्त है ना, तो ये ग्रहण करेगा कि त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन? ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्राही परमाणु। इसमें जो अपद्रव्य पदार्थ होता है वो ग्राही परमाणु होता है। क्या होता है? ग्राही पदार्थ भी आप कह सकते हैं, ग्राही परमाणु भी कह सकते हैं। तो ये हो गया ग्राही परमाणु। और ये क्या होगा? इसमें देखिए ग्राही परमाणु, तो ये कहे क्या? अपद्रव्य पदार्थ जो होता है वो ग्राही परमाणु होता है। और एन टाइप में जो अपद्रव्य पदार्थ है वो क्या होता है? क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो क्या होगा? ये ग्रहण कर रहा था, ग्राही परमाणु हो गया। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या होगा? क्या होगा बोलो जी? दाता परमाणु होता है। वाह, समझ गए पूरी बात? फिर से रिवाइज करें कि आ गया? चलिए फिर से देख लेते हैं। वे अर्धचालक जिसमें 3 संयोजी या 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाकर के बनाया जाता है वो बाह्य अर्धचालक होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। जब अर्धचालक से 3 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाते हैं तो इसमें 3 सहसंयोजी बंध, देखिए अपद्रव्य और अर्धचालक के बीच 3 सहसंयोजी बंध बन जाते हैं, और अपद्रव्य के पास, अपद्रव्य पदार्थ के पास एक रिक्त स्थान बच जाता है जिसको कोटर कहते हैं। ये धन आवेशित होता है, और धन आवेशित यानी पॉजिटिव धन आवेशित होता है, तो ये पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। और इसमें पी टाइप के अर्धचालक में संयोजी अपद्रव्य पदार्थ ग्राही परमाणु का कार्य करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी कहेंगे। कैसे? जब अर्धचालक से 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाते हैं तो अपद्रव्य और अर्धचालक के बीच क्या होता है? 4 सहसंयोजी बंध बन जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, अपद्रव्य पदार्थ के पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है जो आवेश वाहक का कार्य करता है, ये ऋणावेशित होता है, इसलिए इसको एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। और एन टाइप के अर्धचालक में 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ दाता परमाणु का कार्य करता है। बस हो गया पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक। अब समझेंगे पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, लगभग कुछ ना कुछ इससे पूछा जाता है। तो पीएन संधि डायोड में क्या होता है कि जब एक पी टाइप के अर्धचालक को एक एन टाइप के अर्धचालक से जोड़ते हैं, ठीक, ये मान लो इधर पी टाइप अर्धचालक है, ये एन टाइप है, तो ये पी क्षेत्र होगा, इधर एन क्षेत्र। ठीक, पी टाइप के अर्धचालक में क्या होते हैं? कोटर होते हैं। पी टाइप के अर्धचालक में कोटर होते हैं जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं, और एन टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ठीक, चलिए ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होता है? ऊष्मीय विक्षोभ के कारण पी क्षेत्र से ये कोटर, ये क्या है? कोटर है,
और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो पी क्षेत्र से जो कोटर होते हैं वो यन क्षेत्र की ओर जाते हैं। पी क्षेत्र से कोटर किधर जाते हैं, यन क्षेत्र की ओर, और यन क्षेत्र से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किधर जाएंगे, पी क्षेत्र की ओर। देखिए तो क्या होगा, कोटर मतलब रिक्त स्थान, ये यन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो इसको उदासीन कर देगा, और यन क्षेत्र से, पी क्षेत्र से जब कोटर यन क्षेत्र की ओर आएंगे तो यहाँ इसको उदासीन कर देंगे। तो क्या होता है कि यन क्षेत्र की ओर, ये समझिए यन क्षेत्र की ओर धन आवेश की अधिकता, और देखिए कोटर इधर आ रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे समझिए यहाँ पर धन आवेश की अधिकता हो जाती है, और पी क्षेत्र की ओर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है, और बीच में एक परत बन जाती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और कोटर के प्रवाह रुक जाता है, यानी आवेश का प्रवाह रुक जाता है। इसी परत को हम लोग कहते हैं अवक्षय परत। क्या कहते हैं, अवक्षय परत। ये मिल गई हमारी अवक्षय परत। तो अवक्षय परत जो होती है इसकी चौड़ाई होती है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, चलिए अब अवक्षय परत कैसे बनता है, क्या है, ये समझ में आ गया। क्या है, जब पी टाइप के अर्धचालक को एन टाइप के अर्धचालक से जोड़ते हैं तो पी टाइप के क्षेत्र से कोटर एन क्षेत्र की ओर, और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर, या कह लो पी टाइप के अर्धचालक की ओर जाते हैं, जिससे एन क्षेत्र की ओर क्या होता है, धन आवेश की अधिकता, और पी क्षेत्र की ओर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है, और बीच में एक परत बन जाती है जिसे अवक्षय परत कहते हैं। इसकी चौड़ाई 10⁻⁻6 मीटर होती है। और इस अवक्षय परत के कारण समझिए, इसी अवक्षय परत में धन आवेश और ऋण आवेश के कारण, मतलब एक ओर धन आवेश और दूसरी ओर ऋण आवेश के कारण इसमें एक विभव उत्पन्न होता है, और इस विभव को हम कहते हैं प्राचीर विभव या अवरोधक विभव। समझ गए, प्राचीर विभव या अवरोधक विभव। ठीक, ये पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन से बन सकते हैं। हमने बताया ना कि अभी निज अर्धचालक के उदाहरण के रूप में जर्मेनियम है और दूसरा सिलिकॉन है। तो जब जर्मेनियम का पी एन संधि डायोड बनाया जाएगा, यानी पी टाइप अर्धचालक जर्मेनियम से बना होगा, यानी जर्मेनियम में 3 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाएंगे और जर्मेनियम में 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाएंगे तो जर्मेनियम का पी एन संधि डायोड बनेगा। तो इसी प्रकार यहां हम लिखेंगे कि जर्मेनियम के लिए क्या, जीई, जर्मेनियम के लिए प्राचीर विभव, जर्मेनियम के लिए प्राचीर विभव या अवरोधक विभव कितना होता है, 0.3 वोल्ट। ये आपको याद रखना है। और फिर लिखेंगे सिलिकॉन के लिए या सिलिकॉन के लिए प्राचीर विभव होता है 0.7 वोल्ट। प्राचीर विभव कह लीजिए या अवरोधक विभव, ये कितना होता है, 0.7 वोल्ट। अब देखिए विभव भी मिल गया, दूरी भी मिल गई, तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच की कुछ दूरी है, तो इसके कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, यानी अवक्षय परत में उत्पन्न होने वाला जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है उसको भी निकाल सकते हैं। कैसे, वैद्युत क्षेत्र E = V/d आप पढ़ चुके हैं ना, विभव प्रवणता से। विभव प्रवणता क्या है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, है ना। तो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र निकालिए। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, विभव और बीच की दूरी। तो विभव मिल गया, देखिए जर्मेनियम के लिए विभव मिल गया, और बीच की दूरी कितनी है, 10⁻⁻6। तो विभव और दूरी दोनों मिल गई। अब हम लिखेंगे जर्मेनियम के लिए आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे लिख लीजिए, EI बराबर कितना होता है, V/d। तो V का मान कितना है, 0.3 वोल्ट, और दूरी
10 की घात -6। अब इसको सरल कर लीजिए भाई, 10 से गुणा करेंगे हम तो ये 3 हो गया, और नीचे 10 से गुणा करिए तो 10 की घात 10 से और गुणा करेंगे तो 5 हो गया। अब इसको लिख लीजिए 3 गुणे 10 की घात 5 क्या वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ये आ गया क्या आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जर्मेनियम के लिए। इसी प्रकार अब हम सिलिकॉन के लिए आंतरिक वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र तीव्रता EI, यहाँ कितना होगा फिर वही V/D। तो V कितना है यहाँ 0.7 बटे 10 की घात -6। इसी प्रकार से इसको भी सरल करेंगे तो क्या आएगा 7 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। ये आ गया प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इसको एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे इसको हम क्रम से समझ लेते हैं। देखिए क्या कहेंगे कि जब एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप के अर्धचालक को जोड़ते हैं तो इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। और उसमें और पी टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक के रूप में कोटर होता है और एन टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन होता है। उसमें विक्षोभ के कारण जब पी टाइप के कोटर एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर, पी क्षेत्र कहिए या पी टाइप अर्धचालक, बात एक ही है, तो एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाते हैं तो क्या होता है पी क्षेत्र की ओर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। उसमें बीच में यह भी कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जब कोटर की ओर जाते हैं तो यहाँ उदासीन होते हैं और ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। पी क्षेत्र से कोटर एन क्षेत्र की ओर आते हैं तो यहाँ उदासीन होते हैं और यहाँ धन आवेश की अधिकता हो जाती है। तो धन आवेश और ऋण आवेश की अधिकता के कारण इसमें एक परत बन जाती है जिसे अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत बन जाने के कारण धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो पाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई 10 की घात -6 मीटर होती है। एक और धन आवेश और एक और ऋण आवेश होने के कारण इसमें एक विभव उत्पन्न होता है। विभव उत्पन्न होता है जिसे प्राचीर विभव या अवरोधक विभव कहते हैं। फिर ये फिगर आप बना लीजिएगा उसमें। फिर बताएंगे जर्मेनियम के लिए प्राचीर विभव 10 की घात 0.3 वोल्ट होता है। और फिर यहीं आंतरिक वैद्युत क्षेत्र भी निकाल सकते हैं अब जर्मेनियम के लिए V/D करके ऐसे। और सिलिकॉन के लिए प्राचीर विभव 0.7 वोल्ट होता है। इसका आंतरिक वैद्युत क्षेत्र निकाल दीजिए, बस इतना बहुत है पीएन संधि डायोड में। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे पीएन संधि डायोड अग्र अभिन्नत क्रम में कैसे होता है। देखिए पीएन संधि डायोड हमने पढ़ लिया ना, ये होता है एक पी टाइप अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक से जुड़ करके बनता है, बीच में अवक्षय परत होती है ना। ये हो गया पी टाइप अर्धचालक या कह लीजिए पी क्षेत्र, और दूसरा एन टाइप अर्धचालक एन क्षेत्र। तो जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो इसे पीएन संधि डायोड का अग्र अभिन्नत क्रम या अग्रदिशिक या फॉरवर्ड बाइसिंग भी कहते हैं। हो गया। अब कैसे काम करेगा इसको देखेंगे। इतना लिख करके आप फिगर बनाइएगा, फिर इसको समझाएंगे कैसे। पी क्षेत्र में देखिए जो कोटर हैं, पी क्षेत्र में जो कोटर हैं, अब सोचिए पी क्षेत्र में कोटर हैं और ये धन सिरे से जुड़ा हुआ है, तो धन सिरे से जुड़े होने के कारण ये कोटर प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर गति करते हैं। और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन हैं, वही बात, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से बैटरी बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से जुड़े होने के कारण संधि की ओर गति करते हैं और अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है, प्रतिरोध कम हो जाता है, धारा बहने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। ये बात हो गया। अब कैसे धारा प्रवाहित होती है इसको भी लिख लेते हैं। देखिए कोटर संधि की ओर जा रहे हैं, ऐसे कर लीजिए, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन ये भी संधि की ओर जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि संधि की ओर आएंगे, इसके प्रतिकर्षित होकर के और संधि के समीप आकर के कोटर और इलेक्ट्रॉन उदासीन हो जाते हैं, कोटर और इलेक्ट्रॉन उदासीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये समीप आए, तब क्या होता है, धन प्लेट बाह्य बैटरी के धन प्लेट की ओर ये सहसंयोजी बंध टूटता है। सहसंयोजी बंध क्या होता है, टूटता है। कब टूटता है,
जब ये कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों संध की ओर आते हैं, इसी समय धन प्लेट की ओर, बैटरी के धन प्लेट की ओर सहसंयोजी बंध टूटता है। और सहसंयोजी बंध जब टूटता है तो यहां से बनता है कोटर और इलेक्ट्रॉन। टूटता है मतलब साझे का इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया वो तो मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, और दूसरा जहां से गया है वहां बन जाएगा कोटर। तो कोटर क्या होते हैं, देखिए धन प्लेट की ओर यहां से टूटा है तो धन प्लेट क्या करेगा, कोटर को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहां सहसंयोजी बंध से जो कोटर बना है वो क्या होगा, पी टाइप के अर्धचालक की ओर, किधर, पी टाइप के अर्धचालक की ओर गति करेगा। ये कोटर यहां आया, पी क्षेत्र की ओर गति करने लगता है। किसके प्रभाव के कारण, इस बाह्य बैटरी के प्रभाव के कारण। सहसंयोजी बंध टूटा, कोटर इलेक्ट्रॉन बना, कोटर धन प्लेट से प्रतिकर्षित होकर के पी क्षेत्र की ओर जाने लगता है और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है ऋण प्लेट की ओर से, देखिए इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा ना धन प्लेट, तो ये ऋण प्लेट की ओर से होकर के ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यन क्षेत्र की ओर से प्रवेश करते हैं, जिसके कारण इसमें धारा, देखिए अग्र अभिन्नत क्रम में जोड़ा गया, इससे अग्रधारा बहने लगती है, अग्रधारा इसमें बहने लगती है। बस हो गया। इसमें धारा का कब बहेगी, जब देखिए आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, विभव प्राचीर और रोधक विभव उत्पन्न हुआ, वो कितना है आपको याद है, जर्मेनियम के लिए कितना होता है 3 × 10⁵ है ना, और विभव कितना हो 0.3 वोल्ट। तो 0.3 वोल्ट से ज़्यादा जब बाह्य विभव होगा या बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो होगा इस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से अधिक होगा, तभी ये कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि की ओर गति करते हैं। ये आपको लिखना होगा क्या, कि जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है, की तुलना में अधिक होता है, तो पी क्षेत्र से कोटर यन क्षेत्र संधि की ओर और यन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन भी संधि की ओर गति करते हैं। और क्षयपर्त की चौड़ाई कम हो जाती है, प्रतिरोध कम हो जाता है, धारा बहती है। फिर कहेंगे कि कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि पर पहुंचकर उदासीन होते हैं, तो ऐसे में बैटरी के पी सिरे की ओर क्या होता है, सहसंयोजी बंध टूटता है और यहाँ बनता है कोटर और इलेक्ट्रॉन। ये कोटर बैटरी के धन प्लेट से प्रतिकर्षित होकर पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है धन प्लेट से और ऋण प्लेट से होते हुए पी क्षेत्र में पहुंचता है और इससे अग्रधारा बहने लगती है। ठीक हो गया अग्रभिन्नत क्रम। और इसके लिए देखिए ग्राफ भी हम खींचेंगे। कैसा ग्राफ, धारा का मान इसमें जो है वो पहले तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। देखिए ये प्राचीर विभव यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, प्राचीर विभव कितना 0.1, ये पहले 0 होता है, 0.1, 0.2, 0.3, 4, ये कर लीजिए 0.5, ये 0.6, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। और यहाँ 1, 2, 3 ऐसे कर लीजिए। तो ये धारा का मान जो है देखिए ये है प्राचीर विभव, लिखिए ये हो गया प्राचीर विभव और ये ऊपर हो जाएगी धारा। अब जैसे प्राचीर विभव का मान देखिए जर्मेनियम के लिए हम खींच दे रहे हैं, तो जर्मेनियम के लिए ये प्राचीर विभव देखिए जब 0.3 वोल्ट तक आएगा इसके बाद धारा तेजी से बढ़ने लगेगी। ठीक, OA ग्राफ में क्या होता है, प्राचीर विभव इस बाह्य विभव से अधिक है OA तक, तब तक धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो जब बाह्य विभव या कह लीजिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र आंतरिक वैद्युत क्षेत्र यानी इससे अधिक हो जाता है, यानी 0.3 वोल्ट से अधिक हो जाता है, क्या बाह्य विभव प्राचीर विभव से अधिक हो जाता है, तो ग्राफ AB प्राप्त होता है, यानी धारा तेजी से बढ़ने लगती है। बस हो गया ग्राफ भी, हाँ अच्छे से कर लीजिए जो भी जहाँ तक लिखना चाहें। ये मिल गया हमारा पीएन संधि डायोड का अग्रभिन्नत क्रम। अब इसी में हम समझ लेते हैं पीएन संधि डायोड का पश्च अभिन्नत क्रम। तो जब पश्च अभिन्नत क्रम में करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। पी टाइप के देखिए यहाँ पी क्षेत्र में है कोटर, एन क्षेत्र में है इलेक्ट्रॉन। तो जब पीएन संधि डायोड में पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं,
बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं और n टाइप के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, तो ये होता है पीएन संधि डायोड का पश्च अभिन्नत क्रम, या इसी को कहते हैं पश्च दिशिक, या इसी को कहते हैं बैकवर्ड बाइस। ठीक, तो इसमें क्या होगा देखिए, पी क्षेत्र से कोटर, पी क्षेत्र से जो कोटर होते हैं वो ऋण प्लेट की ओर, देखिए बैटरी के ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं और संधि से दूर हटते हैं। ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं और संधि से दूर हटते हैं, और तब क्या होता है, अवक्षय पर्त की चौड़ाई बढ़ जाती है। वैसे यहाँ भी n क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किससे आकर्षित होते हैं, धन प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं और संधि से दूर हटते हैं, और जब संधि से दूर हटेंगे तो अवक्षय पर्त की चौड़ाई बढ़ जाती है। अवक्षय पर्त की चौड़ाई बढ़ जाने के कारण धारा का प्रवाह इसमें नहीं होता है। इतना पर्याप्त है। क्या कहेंगे फिर से सुनिए, पश्च अभिन्नत क्रम में पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं और एन क्षेत्र के एन क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। बस ये हो गया। फिर इसके बाद क्रियाविधि इसकी कैसे बताएंगे कि पी क्षेत्र के कोटर बाह्य बैटरी के ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं और संधि से दूर हटते हैं, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन भाई किधर होगा, धन पे बाह्य बैटरी के धन प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं और ये भी संधि से दूर हटते हैं, और इस प्रकार अवक्षय पर्त की चौड़ाई बढ़ जाती है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। एक पॉइंट आप इसमें और ऐड करेंगे कि पी क्षेत्र में उष्मीय विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र में कोटर आ जाते हैं। इसके कारण इसमें बहुत ही क्षीण धारा बहती है, बहुत ही क्षीण धारा, और ये धारा जो होती है वो होती है माइक्रो एम्पियर। देखिए पश्च अभिन्नत क्रम में जो धारा प्राप्त होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है, और अग्र अभिन्नत क्रम में यानी अग्र धारा जो होती है वो मिली एम्पियर में होती है। किसमें होती है, मिली एम्पियर। ये अच्छे से याद रखिए। अब पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र में कोटर के आ जाने के कारण क्षीण धारा, जो आंतरिक धारा बहुत सूक्ष्म धारा नगण्य के बराबर धारा बहती है, वो क्या होती है, पश्च धारा होती है। अब इसमें थोड़ा एक चीज और आपको लिखना है कि जब बाह्य विभव या कह लीजिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र को हम बढ़ाते हैं तो एक निश्चित मान पर क्या होता है, ये सहसंयोजी बंध टूटता है, कोटर इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में आ जाते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत अधिक मात्रा में आ जाते हैं, जिसके कारण इसमें धारा तेजी से बढ़ने लगती है, तेजी से बहने लगती है। देखिए ग्राफ इस प्रकार से बना लीजिए, ये होगा ऐसे करके, तो ये हो गई पश्च धारा, और ये पश्च धारा जो होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है, और ये क्या है, वोल्टेज आपका, ये हो गया वोल्टेज। अब वोल्टेज जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, आप लिख लीजिएगा 2.2 पश्च धारा जो होगी, ये होगी पश्च धारा जो होगी ये माइक्रो एम्पियर में होती है। इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ से 2 4 6 8 ऐसे कर लीजिए। और ये पश्च वोल्टेज, अब पश्च वोल्टेज है इसलिए इसको ऋणात्मक चिन्ह से दिखाएंगे, -2 वोल्ट, -2 4 6 8 10 12 तक दिखा दिए। तो ये वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे 10 वोल्ट से ज़्यादा जब होगा तो धारा एकाएक तेज़ी से बढ़ जाती है। ठीक, ये हो गई माइक्रो एम्पियर में, ये धारा तेज़ी से बढ़ेगी। तो अग्र अभिन्नत क्रम और पश्च अभिन्नत क्रम दोनों तुलना करके एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए पी, जब अग्र अभिन्नत क्रम में जोड़ेंगे तो पी टाइप के अर्धचालक को धन से, एन टाइप को ऋण से जोड़ते हैं, और जब पश्च अभिन्नत क्रम में जोड़ते हैं तो पी को ऋण से और एन को धन से जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका हो गया। दूसरी बात, जब अग्र अभिन्नत क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, पी क्षेत्र से कोटर संधि की ओर आते हैं और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन भी संधि की ओर आते हैं, चौड़ाई कम हो जाती है, प्रतिरोध कम हो जाता है, धारा बहने लगती है, धारा बहने लगती है। अग्र अभिन्नत क्रम में अग्र धारा बहने लगती है।
और जब पश्च अभिन्नत क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, पी क्षेत्र से कोटर बाह्य बैटरी के ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन ऋण धन प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं और क्षय परत से दूर हटते हैं दोनों, चौड़ाई बढ़ जाती है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, धारा शून्य हो जाती है, धारा का प्रवाह नहीं होता है उसमें। ठीक है, फिर इसके बाद बताएंगे कि जो है अग्र अभिन्नत क्रम में जब जोड़ते हैं तो धारा मिली एम्पियर में होती है और पश्च अभिन्नत क्रम में जब जोड़ते हैं धारा माइक्रो एम्पियर में होती है। ठीक, इतना दोनों में अंतर हो गया। और पी टाइप पीएन संधि डायोड अग्र अभिन्नत क्रम और पीएन संधि डायोड पश्च अभिन्नत क्रम दोनों ग्राफ सहित हमने अच्छे से देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, फिर पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। कैसे यूज करेंगे इसको समझते हैं। देखिए क्या लेते हैं, इसमें एक उच्चाई ट्रांसफार्मर लेते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और इसके द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। ठीक, ये हो गया उच्चाई ट्रांसफार्मर। अब उच्चाई ट्रांसफार्मर के ये हो गई प्राथमिक कुंडली, क्या हो गई, प्राथमिक कुंडली, और ये हो जाएगी द्वितीयक कुंडली। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। अब प्राथमिक कुंडली के दोनों सिरे P1 व P2 से क्या करते हैं, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, क्या जोड़ते हैं, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ते हैं हम लोग। कहां से, प्राथमिक कुंडली। देखिए उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के P1 P2 सिरे से क्या जोड़ते हैं हम लोग, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। ये प्रत्यावर्ती है, इसका मतलब इसका मान प्रत्येक क्षण बदलता है, निवेशी वोल्टेज। अब यहां से जो धारा प्राप्त होती है ये कैसी होती है, हम लोग प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में वहां देखेंगे। अभी यहां तो हमको जो जरूरत है उतना बता दे रहे हैं। देखिए प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के लिए ग्राफ बना दे रहे हैं, सबसे आसानी समझ में आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पूरा बताने के बाद लास्ट में आप ग्राफ खींचेंगे ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के लिए। देखिए ये हो गया, अब इधर ये लाइन खींच देंगे। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये है प्रत्यावर्ती, लिख लीजिएगा प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। तो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज में क्या होगा, धारा जो है शून्य से अधिकतम होती है, अधिकतम से फिर शून्य होगी, फिर शून्य के बाद विपरीत दिशा में अधिकतम होगी, फिर शून्य होगी, एक चक्कर पूरा हो गया। फिर इसी प्रकार से होता है, अधिकतम शून्य, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम होकर शून्य। इस प्रकार से ये होती है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। इसका मान मतलब आधे चक्र के लिए धनात्मक होती है, फिर आधे चक्र के लिए ऋणात्मक होती है। ठीक, तो इस प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के P1 P2 सिरे से जोड़ देते हैं। फिर द्वितीयक कुंडली के, देखिए द्वितीयक कुंडली के S1 और ये S2 सिरा है, तो S1 सिरे से हम क्या करते हैं, एक पीएन संधि डायोड जोड़ देते हैं। S1 सिरे से क्या जोड़ते हैं, पीएन संधि डायोड। अब पीएन संधि डायोड का प्रतीक ये होता है, एक ये लाइन खींची जाएगी, ये लाइन जो है एन टाइप के अर्धचालक को प्रदर्शित करती है, और ये जो त्रिकोण जैसा बना है, त्रिभुज जैसा बना है, ये पी टाइप के अर्धचालक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एन टाइप के अर्धचालक से इस प्रकार से ऐसे करके इसमें हम S2 सिरे से, देखिए एक लोड प्रतिरोध को जोड़ करके क्या करेंगे, एक लोड प्रतिरोध को जोड़ते हुए S2 सिरे से जोड़ देते हैं। पीएन संधि डायोड के एन टाइप के अर्धचालक से एक लोड प्रतिरोध RL, ऐसे कहेंगे, एक लोड प्रतिरोध RL को जोड़ते हुए S2 सिरे से इसको जोड़ देते हैं। ठीक,
अब यहाँ ये परिपथ इस प्रकार से पूरा करेंगे। इस लोड प्रतिरोध में ये जो तार लगा है, इस लोड प्रतिरोध से क्या होता है, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। बस ये हो गई संरचना। एक बार फिर से ध्यान से समझिए क्या कहेंगे कि पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए उच्चाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती निवेशी, ये प्राथमिक कुंडली के P1 P2 सिरे से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ देते हैं और द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे से पीएन संधि डायोड को जोड़ देते हैं और इस पीएन संधि डायोड के N टाइप के अर्धचालक से होकर के एक लोड प्रतिरोध RL को जोड़ते हुए S2 सिरे से जोड़ देते हैं। हो गया। और यहीं लोड प्रतिरोध से यहां निर्गत वोल्टेज हमको प्राप्त होता है। बस ठीक है। ये संरचना लिख करके ये चित्र बनाएंगे, फिर नई लाइन से क्रियाविधि लिखेंगे। ये कैसे कार्य करता है, ध्यान से समझिए कैसे कार्य करता है कि जब प्राथमिक कुंडली से ये P1 P2 सिरे से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ते हैं तो अन्योन्य प्रेरण द्वारा, अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, समीप में रखी दो कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा के मान में जब परिवर्तन होता है तो द्वितीय कुंडली में स्वतः ही प्रेरित धारा बहने लगती, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में देखिए प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर, वहां हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद। तो इसमें हमको ये जानना है कि जब उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज जोड़ते हैं तो अन्योन्य प्रेरण द्वारा द्वितीय कुंडली में क्या होती है, धारा, प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। तो पहले आधे चक्र में जब S1 धनात्मक होता है और तब S2 ऋणात्मक हो जाता है, इस स्थिति में क्या होगा, ये प्लस माइनस आप चित्र में नहीं बनाएंगे, हम समझने के लिए बता रहे हैं। तो ये जब S1 सिरा धनात्मक और तब S2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है और इस स्थिति में पीएन संधि डायोड किस क्रम में होगा, अग्रभिन्नत क्रम में। अग्रभिन्नत क्रम मतलब देखिए पी टाइप अर्धचालक को धन सिरे से जोड़ते हैं और एन टाइप के अर्धचालक को ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो ये होता है अग्रभिन्नत क्रम। और अग्रभिन्नत क्रम में क्या होती है, धारा प्राप्त होती है। ठीक, पहले फिर सुनिए, पहले आधे चक्र में जब S1 धनात्मक S2 ऋणात्मक होता है तो पीएन संधि डायोड अग्रभिन्नत क्रम में होता है और धारा प्राप्त होती है। फिर दूसरे आधे चक्र में, मतलब आधे चक्र के बाद ये धारा विपरीत दिशा में हो जाती है, धारा विपरीत दिशा में होगी, मतलब ये दिशा बदल जाएगी धारा की। और दूसरे आधे चक्र में जब S1 सिरा ऋणात्मक होता है तो S2 सिरा धनात्मक हो जाता है। और तब क्या होता है, पीएन संधि डायोड किस क्रम में होता है, देखिए पी टाइप का अर्धचालक ऋण प्लेट से और एन टाइप अर्धचालक धन प्लेट से जुड़ गया और इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये पश्चाभिन्नत क्रम में हो जाएगा। देखिए पी माइनस से और एन प्लस से हो जाएगा आधे चक्र के बाद। तो ये हो गया पश्चाभिन्नत क्रम में, और जब पश्चाभिन्नत क्रम में होगा तब धारा नहीं प्राप्त होगी। इस प्रकार आधे चक्र के लिए धारा तो प्राप्त होती है, आधे चक्र में धारा नहीं प्राप्त होती है। बस हो गया। इस प्रकार अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसका पीएन संधि डायोड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इतना बना के फिर आप बनाएंगे प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का ग्राफ, फिर निर्गत वोल्टेज का ग्राफ। तो निर्गत वोल्टेज के ग्राफ के लिए कैसे करेंगे, इस प्रकार से ये बना देते हैं निर्गत वोल्टेज। ठीक, अब ये देखिए आधे चक्र में, देखिए पहले आधे चक्र में जब ये अग्रभिन्नत क्रम में होता है तो धारा प्राप्त होती है, बढ़ती है, फिर घट करके शून्य हो जाती है। फिर शेष आधे चक्र में धारा शून्य हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये पश्चाभिन्नत क्रम में हो जाता है और धारा शून्य हो जाती है। ठीक, ये कल्पना कर लीजिए ऐसे है। फिर आधे चक्र में फिर धारा वही वैसे प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में यूज हो जाता है। ये निर्गत वोल्टेज हो गया, निवेशी वोल्टेज हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसी में समझ लेते हैं पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग, देखिए शुरुआत से बता रहे, क्रम से लिखते जाएंगे कैसे। पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के P1 P2 सिरे से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ देते हैं। सेम वही है। फिर क्या करते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के S1 सिरे से पीएन संधि डायोड, अब इसका नाम दे दीजिए एक, चूंकि यहां दो डायोड जोड़ना है। पीएन संधि डायोड D1, ऊपर वाला इसको हम मान लेंगे D1 और नीचे वाले को
इसको मान लेंगे D2, ये हो गया D1 और यहां हम बना लेंगे D2। ये PN संधि डायोड, ये दूसरा, ये P हो गया और ये N। चलिए ऐसे कर लेते हैं। अब ये मिल गया हमारा D2। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, एक PN संधि डायोड S1 सिरे से और दूसरा PN संधि डायोड S2 सिरे से जोड़ देते हैं। फिर इसमें N टाइप के अर्ध, देखिए D1 PN संधि डायोड के N टाइप के अर्धचालक से दूसरे, देखिए D2, ये D2 जो डायोड है इसके N टाइप के अर्धचालक से एक तार को जोड़ देते हैं। फिर इस तार से, ये देखिए दोनों डायोडों के बीच जुड़े तार और S1 S2 के बीच टर्मिनल T1 से एक लोड प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। S1 S2 के बीच के टर्मिनल T1 से और D1 D2 को मिलाने वाले तार के बीच एक लोड प्रतिरोध RL से जोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा और बना लीजिए, ये लोड प्रतिरोध इस प्रकार से RL हो गया और यहां से हमको क्या होती है, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। यहां लिख दे रहे हैं, यहां से हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा। बस इतना ही है इसमें। ठीक, फिर से एक बार समझिए कैसे लिखेंगे। लिखने के बाद ये फिगर बनाएंगे। फिगर के बारे में कैसे लिखेंगे, PN संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के P1 P2 सिरे से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ देते हैं और इसके द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे से एक PN संधि डायोड D1 और S2 सिरे से एक दूसरा PN संधि डायोड D2 को जोड़ देते हैं और दोनों के N टाइप के अर्धचालक से एक तार को जोड़ देते हैं। इस तार और S1 S2 के बीच टर्मिनल T1 से एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ देते हैं, जहां से हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। बन गया संरचना। इतना लिख करके ये फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद फिर क्रियाविधि समझाएंगे। क्रियाविधि कैसे बताएंगे कि जब प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ते हैं तो क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण द्वारा द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है और पहले आधे चक्र में जब S1 सिरा धनात्मक होता है तब S2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है और तब इस स्थिति में, देखिए इस स्थिति में क्या होगा कि D1 PN संधि डायोड किस क्रम में होगा बताइए। D1 PN संधि डायोड, देखिए ये प्लस से हो गया और ये इधर माइनस से, तो क्या होगा, अग्रभिन्नत क्रम में होता है। और D2 PN संधि डायोड ये किस क्रम में हो गया, देखिए P टाइप अर्धचालक माइनस से हो गया और ये प्लस से, ठीक है, N टाइप वाला प्लस से हो गया, मतलब पश्चाभिन्नत क्रम में। तो पहले आधे चक्र में D1 PN संधि डायोड अग्रभिन्नत क्रम में होता है और D2 PN संधि डायोड पश्चाभिन्नत क्रम में होता है और तब D1 डायोड से हमें धारा, अग्रधारा प्राप्त होती है और D2 से धारा तब नहीं प्राप्त होती है। फिर लिखेंगे अगले आधे चक्र में, यानी दूसरे आधे चक्र में जब S1 सिरा ऋणात्मक होता है तब S2 सिरा धनात्मक हो जाता है। इस स्थिति में D1 PN संधि डायोड किस क्रम में है, अभी हमने देखा P वाला माइनस से हो गया, ये वाला प्लस से हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, D1 PN संधि डायोड पश्चाभिन्नत क्रम में हो जाता है और D2 PN संधि डायोड देखिए क्या हो गया, P वाला प्लस से, ये माइनस से, अग्रभिन्नत क्रम में हो जाएगा। तो D2 दूसरे चक्र में, मतलब आधे चक्र के बाद D2 PN संधि डायोड अग्रभिन्नत क्रम में हो जाता है और D1 ये पश्चाभिन्नत क्रम में हो जाता है। तब क्या होता है, D2 से धारा प्राप्त होने लगती है, तो यहां से पश्च धारा प्राप्त होगी। इसके लिए भी इस प्रकार से ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो लगातार इस प्रकार से जब D1 में धारा शून्य होती है तो D2 से धारा प्राप्त होती है, जब D2 से धारा शून्य होती है तो D1 से धारा प्राप्त होती है। इस प्रकार लगातार धारा का प्रवाह होता रहता है और इसी प्रकार से हम PN संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं।
आई बात समझ में? नहीं आया हो तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, आ जाएगा, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें पीएन संधि डायोड का प्रतीक भी पूछता है, तो प्रतीक बनाने के लिए केवल आप इतना ही बना दीजिए, पर्याप्त है। ये ऐसे एन टाइप और ये पी टाइप, हो गया प्रतीक। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया। इतना ही अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपका ये 8 नंबर पूरा 100% कंप्लीट रहेगा। चलिए पढ़ते रहिए। अब देखिए हमने क्या किया है कि 10 पार्ट में यानी 10 वीडियो में पूरा जो है फिजिक्स का ये फर्स्ट पेपर ये पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्रम से पढ़ते जाइए, हम लोग पढ़ते रहें, मिलेंगे अगले वीडियो में।